अब हम पढ़ते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 3 में क्या होता है बच्चों, इसका नाम है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, ये क्या था, टाइप 1 क्या था, इमीडिएट या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन था। इसका है एंटीबॉडी मेडिएटेड, क्योंकि इसमें सारा काम सिर्फ एंटीबॉडीज़ IgG और IgM भी कर रही हैं। आपने देखा ना कि इसमें कुछ और इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ एंटीबॉडीज़ सारा काम कर रही हैं। टाइप 3 जो है ना, इसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ये हम अभी पढ़ेंगे कैसे बनता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप देखो पहले, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इज कॉज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। वही बात आ गई ना कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं इसमें, जिसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, दैट सर्कुलेट्स इन ब्लड। मैंने आपको बताया था ना कि इसमें जो है वो एंटीजन ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, पीछे वो एंटीजन टिश्यू पर लगा हुआ था, तो ये आपने याद रखना है, दैट सर्कुलेट्स इन ब्लड एंड बिकम्स डिपॉजिटेड इन टिश्यूज़। ठीक है, जाकर टिश्यूज़ में फिर डिपॉजिट करेंगे। दीज डिपॉजिट्स एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू इंजरी। ठीक है, इस डेफिनेशन को अभी आप भूल जाओ, अभी आप बस ये आगे मैकेनिज्म समझो, ये डेफिनेशन आपको बाद में खुद ही समझ आ जाएगी बच्चे। बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला क्या है कि एंटीजन जो है ना, इसमें दिस इज सोलुबल नॉट अटैच टू सेल सरफेस। ठीक है, पीछे हमने देखा था कि एंटीजन जो था वो सेल की सरफेस पे लगा हुआ था, उसके ऊपर आके एंटीबॉडी लग रहा था, लेकिन इसमें जो है ना सेल कोई इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बस एंटीजन है और उसके ऊपर जाके एंटीबॉडी लगेगा। ठीक है, ब्लड में होगा ये सारा काम। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि एक सोलुबल एंटीजन एंटर्स बॉडी, एक सोलुबल एंटीजन है जो कि हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, बॉडी ने इस एंटीजन को देखते हुए एंटीबॉडीज़ बनाए। ठीक है, पीछे भी इतना ही हो रहा था कि एंटीजन आता था, बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती थी, लेकिन एंटीजन जाके सेल की सरफेस पे लगता था। लेकिन इसमें एंटीजन बॉडी में आया, वो फ्रीली फ्लोट करा है, बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या गए, जाके एंटीजन की सरफेस पे अटैच हो गए। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड टू फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्स, इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया। नॉर्मली क्या होता है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स जो है ना हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, लेकिन अगर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हों, या तो बॉडी से क्लियर ना हो रहे हैं, या तो बॉडी में कोई मसला है, इम्यून कॉम्प्लेक्स नॉर्मल बन रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी में कोई मसला है, हमारी बॉडी से क्लियर नहीं हो पा रहे, या तो हमारी बॉडी ठीक है, बस वो कॉम्प्लेक्सेस इतने ज़्यादा बने कि हमारी बॉडी में सेचुरेशन हो गया। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, जो भी होगा इसकी वजह से इम्यून कॉम्प्लेक्स है ना वो बॉडी में सर्कुलेशन में रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्या हुआ, बाहर से एंटीजन आया सर्कुलेशन में, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाए, एंटीबॉडीज़ जाके उस एंटीजन पर लग गए सर्कुलेशन में। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि ये कॉम्प्लेक्सेस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, ये हमारी ज़रूरत से ज़्यादा थे, मसला हमारी बॉडी में था या उनके बनने में था, बस ये हमारी ज़रूरत से ज़्यादा थे और इन्होंने क्या किया, सर्कुलेशन में हमारी सर्कुलेशन में रहना शुरू हो गई, क्लियर नहीं हुए बॉडी से। अब क्या करेंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इन्होंने कहीं तो जाना है, सर्कुलेशन में तो नहीं रहना ना, तो ये क्या करेंगे, ये टिश्यूज़ के ऊपर जाकर डिपॉजिट होना शुरू करेंगे। ठीक है, जाएंगे टिश्यूज़ के पास ही, लेकिन आपने याद रखना है कि इसमें जो एंटीजन था ना वो पीछे टाइप 2 की तरह पहले से ही टिश्यू पर नहीं लगा हुआ था या सेल पर नहीं लगा हुआ था, इसमें ये कॉम्प्लेक्स बाद में जाके डिपॉजिट होगा टिश्यू पर। और कहाँ, कौन से टिश्यूज़ पर, स्पेशली किडनी के ग्लोमेरुलाई पर, जॉइंट्स में, स्किन में और ब्लड वेसल्स में। याद रखने वाली बात सारी ये है और याद रखने वाली बात सारी ये थी। ठीक है, इसमें जो है एंटीजन वो सॉल्युबल है, सेल की सरफेस पे अटैच नहीं है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, वो जाकर टिश्यूज़ पर डिपॉजिट होता है। कौन से टिश्यूज़ पर, किडनी, जॉइंट, स्किन और ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब जब ये जाकर टिश्यूज़ पर लग गया ना, तो ये क्या था, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स था। हमने देखा क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे कैसे एक्टिवेट होता था, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से। ठीक है, पहले तो ये ब्लड में काम खत्म हो जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, ये ब्लड की बस की बात नहीं रही, ये जाकर टिश्यूज़ पे अटैच हो गया। अब एक दफ़ा जाकर टिश्यू पे अटैच हो गया ना, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो गया। बॉडी ने किसी ना किसी तरह तो इन्हें निकालना ही है ना, बॉडी ने कहा कि चलो कॉम्प्लीमेंट को भेजते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगे, वो इस कॉम्प्लेक्स को मार डालेंगे। ठीक है, तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो गया। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हुआ तो कॉम्प्लीमेंट ने क्या किया, न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट किया। न्यूट्रोफिल्स जो है उन्होंने लाइसोसोमल एंजाइम्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ रिलीज़ किया और टिश्यू का डैमेज करवा दिया। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होने के बाद कॉम्प्लीमेंट ने न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट किया। कल मैंने आपको दिखाए भी थे कॉम्प्लीमेंट के मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, C3A कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स हैं, ये बनते हैं और ये क्या करते हैं, ये एक तो वहाँ पर ये सब कुछ कराते हैं, इंपॉर्टेंट ये था। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करते हैं, कीमोटैक्सिस करवाते हैं, इन्फ्लेमेशन और एनाफाइलेक्सेशन करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही हो रहा है कि ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और न्यूट्रोफिल जो क्या हैं वो क्या कर रहे हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या हैं, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को ख़राब कर देते हैं। अब मेम्ब्रेन ही नहीं रही, उसका स्केलेटन ही नहीं रहा, तो टिश्यूज है ना वो उसका डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स तो मरेगा ही मरेगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन चूंकि वो टिश्यू पर बैठा हुआ था तो उस वजह से ना उसको मारने के चक्कर में हमारा अपना टिश्यू डैमेज भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जाहिर है वहाँ पे इतने सारे लाइसोसोमल एंजाइम्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ गए हैं। अब ये कोई गन तो नहीं है ना कि बस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आप एक गोली मार दो और बस वो ख़त्म। ये तो हमारी बॉडी का वो इम्यून मैकेनिज्म है ना, इसमें तो इंजाइम्स आ रहे हैं, इंजाइम्स पता है आपको उस सारी जगह को डिस्टर्ब करेंगे और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं वो उस पूरी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो उस वजह से हमारा टिश्यू डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब इस टिश्यू डैमेज की वजह से ना हमारी बॉडी में बीमारियाँ होती हैं। कौन कौन सी बीमारी इसमें आपने याद रखनी है? सीरम सिकनेस आपने याद रखनी है, आर्थस रिएक्शन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्थस रिएक्शन और इसके अलावा आपने रखने हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस याद रखने हैं आपने, ठीक है। तो टाइप 3 की एग्जांपल्स में आपने क्या क्या याद रखना है? सीरम सिकनेस, आर्थस रिएक्शन, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। इसको ना हम एक एक करके पढ़ लेते हैं बच्चों। आपके बुक में तो वैसे तो आप एग्ज़ाम के लिए तो इनके बस नाम ही याद रखो, लेकिन मैं आपको डिटेल करवा देती हूँ, बस आप समझ लो, फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। आपने फिर याद करनी हुई तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी, वरना स्किप करनी हुई तो फिर भी आपकी मर्ज़ी। मुझे लगता है ये इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस इनके नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों सीरम सिकनेस, हाँ बस ये याद रखने वाली क्या बात है कि सीरम सिकनेस जो है ना ये एक सिस्टेमिक डिजीज़ है, ठीक है। ये क्या है? सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का क्या मतलब है? जो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाती है, ठीक है। सीरम ऐसे आपने याद रखना है, ऐसे सीरम सिकनेस, ऐसे सिस्टेमिक। ये सिस्टेमिक टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है कॉज्ड बाय सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स। हमें पता है कि सारे टाइप 3 के रिएक्शन है, तो इसमें मेन वजह क्या होगी कि इम्यून कॉम्प्लेक्स जो थे ना उन्होंने ख़राबी की थी। तो ये किस वजह से हो रही है? सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से। किस तरह की डिजीज़ है? सिस्टेमिक डिजीज़ है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है कि पेशेंट जो है ना उसको ना किसी ने एक फॉरेन प्रोटीन लगाई है, एंटी सीरम या एंटी टॉक्सिन कुछ भी ना उसको लगाया फॉरेन प्रोटीन। तो क्या हुआ? बॉडी ने ना उसके अगेंस्ट आईजीजी एंटीबॉडीज़ बनाई। अब ये क्या हुआ कि इस फॉरेन प्रोटीन और आईजीजी एंटीबॉडीज़ ने मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये कॉम्प्लेक्स जो था ना इम्यून कॉम्प्लेक्स, ये बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा था, ठीक है। ये कहाँ जाकर डिपॉजिट हो गया? जॉइंट्स, स्किन, किडनी और ब्लड वेसल्स में, ठीक है। यहाँ पर जाके हमें पता है जैसे ही जाकर टिश्यू पर डिपॉजिट होता है तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हुई, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, फिर वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आए, उन्होंने इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज करवा दिया, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों? हमने पेशेंट को एक फॉरेन प्रोटीन इंजेक्ट की थी, यानी एंटी सीरम लगाया था उसको बीमारी से बचाने के लिए, लेकिन उसकी बॉडी में क्या हो गया? आईजीजी एंटीबॉडीज़ बन गया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स वहाँ पे जाकर डिपॉजिट हुआ जॉइंट, स्किन, किडनी और ब्लड वेसल। आप देखो जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हैं, स्किन भी, किडनीज भी और ब्लड वेसल भी, इसीलिए हम इसको कहते हैं सिस्टेमिक डिजीज़, यानी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तकरीबन पूरी बॉडी। फिर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो गया, न्यूट्रोफिल्स आए, उन्होंने इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज करवा दिया, ठीक है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे? एक तो फीवर होगा पेशेंट को, रैश होगा, आर्थ्रेल्जिया होगा, जॉइंट्स में जाकर ज़ाहिर डिपॉजिट हुए हैं, जॉइंट्स के मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे, वहाँ पर टिश्यू को डैमेज करेंगे तो आर्थ्रेल्जिया होगा, ठीक है, यानी उसके पेन होगा चलने फिरने में। रैश होगा स्किन में इन्वॉल्वमेंट की वजह से, फीवर होगा, उसको लिम्फेडिनोपैथी होगी और प्रोटीनूरिया होगा, ठीक है। किडनीज़ में जाकर वो ग्लोमेरुलस को डैमेज करेगा ना, तो उसकी वजह से पेशेंट को प्रोटीनूरिया होगा और लिम्फेडिनोपैथी होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा सीरम सिकनेस। ये क्या थी? सिस्टेमिक डिजीज़। के बाद हम पढ़ते हैं आर्थस रिएक्शन। तो बच्चों आर्थस रिएक्शन भी एक लोकलाइज्ड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ये क्या है? ये लोकलाइज्ड है, यानी एक जगह पर ये होता है। दिस इज़ लोकलाइज्ड टू अ स्पेसिफिक प्लेस। और ये जो है ना सीरम सिकनेस, ये सिस्टेमिक है, यानी ये पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करती है, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करती है। और ये क्या करती है? एक लोकलाइज्ड एक जगह को इन्वॉल्व करती है। ये भी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो अब याद रखने वाली क्या बात थी? सीरम सिकनेस जो है वो होल बॉडी को इन्वॉल्व करता है, और आर्थस रिएक्शन जो था ना एक लोकल साइट को इन्वॉल्व करता है। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसमें भी जो है ना पेशेंट वो ऑलरेडी सेंसिटाइज था किसी एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है, वो सेंसिटाइज था। तो हमें पता है कि जैसे हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में पढ़ा था कि सेंसिटाइजेशन के बाद आईजी एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं और वो मास्ट सेल्स के ऊपर लगी होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी पेशेंट पहले से सेंसिटाइज है और एंटीबॉडीज़ जो है ना वो उसकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होती हैं। सेंसिटाइजेशन का मतलब ये है कि उसकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं। अब जैसे हमने बाहर से इसको एंटीजन इंजेक्ट किया ना, एक्सीडेंटली इंजेक्ट हुआ या हमें नहीं पता था, हमने एंटीजन इंजेक्ट किया बाहर से, कोई वैक्सीन लगाई, हमें पता है वैक्सीनेशन में भी एंटीजन आते हैं। पीछे तो हमने प्रोटीन को इंजेक्ट किया था ना, प्रोटीन पेशेंट की बॉडी में फॉरेन प्रोटीन इंजेक्ट हो रही थी, यानी एंटी सीरम, हमने इसको किसी और का सीरम दिया था, ये जो भी किया था, और इसमें ना हम एंटीजन इंजेक्ट करेंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगा, न्यूट्रोफिल वहाँ पर आएंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, इसके आगे का सारा मैकेनिज्म आपको बस जुबानी याद होना चाहिए कि जैसे कॉम्प्लेक्स बना ना, इसने क्या किया? टिश्यूज़ पे जाकर डिपॉजिट हुआ, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हुआ, न्यूट्रोफिल्स आए, वहाँ पर उन्होंने इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज करवा दिया, ठीक है, लोकल इन्फ्लेमेशन करवा दी। इसमें क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ये ज़्यादातर स्किन में ही रहता है, स्किन में जाकर डिपॉजिट होता है। तो क्या होता है इसकी वजह से? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, एडिमा और टिश्यू नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है अगर स्वेयर रिएक्शन हो गया तो, ठीक है। स्वेयर केस में टिश्यू नेक्रोसिस होगा, वरना रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और एडिमा होगा, ठीक है। और ये एक जगह पे, किसी एक जगह पे लोकलाइज होगा। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं कि स्किन में लोकलाइज है, ठीक है। फिर हम पढ़ लेते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट यही है टाइप 3 की रिएक्शन की एग्जांपल्स में। इसमें क्या होता है? एक तो याद रखने वाली बात यह है कि ये कब होता है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी किडनीज का प्रॉब्लम 2 to 3 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन विद स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। किसी को स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, पायोजेंस इन्फेक्शन हुआ है। आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस क्या करता है? पेशेंट का गले में
बच्चे का दर्द उसको फेरेंजाइटिस होता है, या तो फिर ये कुछ पायोजेनिक इन्फेक्शन भी कराता है जिसमें स्किन इन्फेक्शंस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है? 2 to 3 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन विद स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, यूजुअली आफ्टर फेरेंजाइटिस और स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की वजह से इसको फेरेंजाइटिस हुआ या स्किन इन्फेक्शन हुए, वो ठीक हो गया, ठीक है। एक बच्चे का गला ख़राब था, वो ठीक हो गया, लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद क्या हुआ कि उसको 2-3 हफ्ते के बाद क्या हुआ बच्चों कि उसको उसका यूरिन रेड होना स्टार्ट हो गया, और उसके अलावा क्या हुआ, उसको एडिमा स्टार्ट हो गया, स्पेशली अराउंड आइज़ का हाइपरटेंशन हो गया, यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो हमने फ़ौरन किसकी तरफ जाना है? हमने जाना है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से, क्योंकि ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इन्फेक्शन के 2-3 हफ्ते के बाद, ठीक है। इसके मैकेनिज़्म क्या है बच्चों? इसमें ये होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हुआ बच्चे को, और इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट ना बॉडी में एंटीबॉडीज़ बने तो ना हमारी हाँ, फिर ना एंटीबॉडीज़ बने और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पे डिपॉजिट हुआ? ये कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हुआ, वो बच्चा ठीक तो हो गया, लेकिन जो है ना वो बैक्टीरिया स्टिल उसकी बॉडी में प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये एंटीजन और बैक्टीरिया का एंटीजन और ये वाला एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में बने थे, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पे जाकर डिपॉजिट हुआ? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, ठीक है। सीरम सिकनेस में हमने पढ़ा था कि वो किडनीज़ में भी डिपॉजिट हो रहा था और बॉडी में और भी बहुत सी जगह पे डिपॉजिट होता है, यानी स्किन में, ब्लड वेसल्स में, और आर्थस रिएक्शन में हमें पढ़ा कि वो कहीं किसी एक स्पेसिफिक लोकलाइज जगह पे डिपॉजिट हो रहा है। और इसके तो नेम से जाहिर है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये कहाँ पे जाकर डिपॉजिट होंगे? इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स ये जाकर डिपॉजिट होगा ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, ठीक है। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाकर डिपॉजिट हुआ, वहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो अब तो बस कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हुआ, न्यूट्रोफिल एंटर हुआ और ग्लोमेरुलस का डैमेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। जिस भी टिश्यू में डैमेज होता है डिपॉजिट होता है एंड में उसका डैमेज हो जाता है, तो ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन में था और उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन ही डैमेज हो गई। अब देखो बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन ही डैमेज हो गई, तो ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन थी ना जहाँ से फिल्ट्रेशन होती थी, ब्लड फिल्टर होता था, सोडियम पोटाशियम वगैरह का एक्सचेंज होता था और हमारी बॉडी को टॉक्सिन्स वगैरह से क्लियर करती थी बॉडी। तो अब ये मेम्ब्रेन ही डैमेज हो गया, तो आप सोचो यहाँ पर जो ब्लड आएगा क्लीन होने के लिए, वो ब्लड इटसेल्फ हमारे यूरिन में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसने पहले तो यहाँ पर मेम्ब्रेन ठीक थी, वो इसको क्लीन करती थी ना, लेकिन यहाँ पर इसमें चीज़ें, लेकिन यहाँ पर ना ब्लड खुद बाहर, ब्लड इटसेल्फ बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? हीमाचूरिया डेवलप होगा। और आपको पता है कि प्रोटीन जो होते हैं वो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते और यूरिन में नहीं जा सकते। लेकिन अब क्या होगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ही डैमेज हो गई है, तो जो बड़े प्रोटीन्स हैं ना ब्लड में, वो भी यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएंगे, इस वजह से प्रोटीनूरिया डेवलप हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर था, हमें पता था कि सोडियम पोटाशियम रीएक्सचेंज होता है बॉडी का, बॉडी सोडियम को बाहर निकालती है, उसके साथ वाटर भी बाहर निकलता है, लेकिन अब चूंकि मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है, सोडियम जो है ना वो नहीं हो सकेगा, बॉडी के बाहर नहीं जा सकेगा, वो ब्लड में ही रहेगा, और इसकी वजह से ना वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन हो गई, हमारी बॉडी में एडिमा होना डेवलप हो जाएगा। लेकिन अब ये एडिमा स्पेशली आइज़ के इर्द गिर्द क्यों हो रहा है? तो बच्चों वो इस वजह से हो रहा है कि हमारी आइज़ के इर्द गिर्द ना लूज़ कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो जहाँ पर लूज़ कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड जाके वहीं पे एक्यूमुलेट होगा ना, पेशेंट जब रात को लेटता है ना, तो ग्रेविटी की वजह से ना उसकी आइज़ में आइज़ के नीचे फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ में। और फिर इसका यही फीचर है, स्ट्राइकिंग फीचर यही है कि जब पेशेंट सुबह सो के उठता है ना, तो उसकी आइज़ के इर्द गिर्द बहुत पफीनेस हुई होती है, और वो डे में ना दिन जैसे जैसे दिन गुजरता है ना, वो पफीनेस और स्वेलिंग कम होना स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि दिन में वो गुजरता चलता फिरता है ना उठ के, तो ग्रेविटी की वजह से फ्लूइड नीचे आ जाता है, लेकिन रात को जैसे ही वो लेटता है ना, तो ग्रेविटी की वजह से दोबारा उसकी आइज़ के लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ में जाके बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर जब वो सुबह उठता है ना, तो उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा पफी हुई होती है, ठीक है। इसके अलावा इसको हाइपरटेंशन भी हो जाता है, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, और दूसरा जो है ना, अब किडनी देखेगी कि यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा है और इतना साफ़ भी नहीं हो रहा, तो किडनी को लगेगा कि, हमारी बॉडी को लगेगा कि यहाँ पर ना हाइपरटेंशन हुआ है, ठीक है। ज़ाहिर है ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी ना, कि ब्लड बाहर ना निकले, ज़्यादा ब्लड जो है वो ज़ाया ना हो, तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, हमारी किडनी को लगेगा कि शायद बॉडी में ना हाइपरटेंशन चल रहा है, तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को रास को एक्टिवेट कर देगी, उस वजह से ना हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में। और उसके अलावा रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट भी होगा, क्योंकि ब्लड ही क्लियर नहीं हो रहा, ब्लड साफ़ नहीं हो रहा, तो यूरिन कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ये वाले सारे फीचर्स आएंगे, ये सारे फीचर्स आपने रट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इन तीनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो सीरम सिकनेस में क्या होता है? ये सिस्टेमिक डिजीज़ है, जबकि आर्थस रिएक्शन लोकल डिजीज़ है, और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? ये स्पेसिफिकली किडनीज़ के डिजीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है? होल बॉडी इन्वॉल्व होती है, इसमें बस इंजेक्शन साइट इन्वॉल्व होता है। जैसे ही हमने बाहर से इंजेक्शन लगाया, हमने देखा था ना इसमें एंटीजन, हाँ, आर्थस रिएक्शन में हमने देखा था ना कि हम एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं स्किन में, तो इंजेक्शन साइट पर सिर्फ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ स्किन इन्वॉल्व है, एंटीजन आता है बॉडी में।
तो ये सिर्फ इंजेक्शन साइट पर होगा रिएक्शन, और यहाँ पर ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम होगा। इसके फीचर्स क्या क्या होंगे? फीवर, रैश और अर्थराइटिस होगा पेशेंट में। इसमें उस इंजेक्शन साइट पे रेडनेस और स्वेलिंग होगी, और इसमें हीमाचूरिया, एडिमा और हाइपरटेंशन होगा। इसमें क्या होगा कि फॉरेन सीरम या हमने ड्रग्स दिए थे पेशेंट को, इसमें हमने वैक्सीन दी थी उसको, और इसमें क्या हुआ था? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ था पेशेंट को। ठीक है, तो बच्चों हमारे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ख़त्म हो गया है। इसमें हमने क्या पढ़ा है? टाइप 2 और टाइप 3 में मेन याद रखने वाली बात ये है कि टाइप 2 में जो एंटीजन है ना वो सेल्स की सरफेस पे होगा और एंटीबॉडी उसके ऊपर जाके लगेगा। उसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से बनेगा ना तो उसकी वजह से या तो कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल लाइसिस होगी, या तो ऑप्सोनाइजेशन होगी, या तो फिर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी होगी। इसकी एग्जांपल्स है हीमोलिटिक एनीमिया, आपने याद रखना है। और टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, यानी इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। वो किस तरह बनेंगे कि एंटीजन आया बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। नॉर्मली तो ये बॉडी से क्लियर आउट हो गया। ठीक है, हमने टाइप 2 में देखा ना कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा था और नॉर्मली ये बॉडी से क्लियर आउट हो गया था इन 3 मैकेनिज्म्स के थ्रू। लेकिन अब क्या हुआ? बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, ये कॉम्प्लेक्स क्लियर नहीं हुआ या बहुत ज़्यादा बना है, तो ये सर्कुलेशन में रहेगा और जाकर टिश्यूज़ के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से टिश्यूज़ पर? किडनी, जॉइंट, स्किन, ब्लड वेसल्स। फिर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा, टिश्यू डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमने इसकी सारी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, सीरम सिकनेस, आर्थस रिएक्शन और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब होता है? फेरेंजाइटिस या स्किन इन्फेक्शन के 2-3 हफ्ते बाद हमारे पास यही सिनेरियो आएगा कि एक बच्चा आया, उसको पहले फेरेंजाइटिस हो गया था और अब जो है ना उसको हीमाचूरिया, प्रोटीनूरिया, एडिमा ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या हो सकता है? तो यही आपने लगाना है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है बच्चों, हमारे 3 रिएक्शन खत्म हो गए। अब हम